हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आवेश और उसकी उत्पत्ति के विषय में जाना। आज हम उसी से थोड़ा आगे बढ़ करके आवेश किन किन विधियों से तत्वों या पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है ये जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। कैसे हम पदार्थों को या वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है या कैसे घटता बढ़ता है। और फिर हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला पॉइंट है कंडक्शन मेथड, चालन की विधि। आप 11वीं की कक्षा में चालन विधि पढ़े होंगे मैकेनिक्स में। उसमें बताया गया होगा कि चालन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक माध्यम के कणों या उस पदार्थ के कणों द्वारा होता है। वही प्रक्रिया आवेशन की भी होती है। यहाँ आप देखें, जैसे ये कोई पदार्थ है जिस पर बहुत अधिक ऋण चार्ज है। अगर इसका दाब ज्यादा है, दाब अधिक है अगर, और इसके समीप अगर हम स्पर्श कराकर कोई दूसरा पदार्थ रख देते हैं, कोई दूसरा तत्व रख देते हैं, तो दाब के अधिक होने के कारण इसमें से ऋण आवेश निकलकर इसमें चले जाते हैं। इस प्रकार ये दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक यही प्रक्रिया, जैसे हमने एक ऐसा पदार्थ लिया, एक ऐसा तत्व लिया जिस पर ऋण चार्ज की अधिकता थी। ऋण चार्ज या ऋण आवेश की अधिकता के कारण उसमें दाब अधिक होता है। अब उसके समीप अगर हम कोई दूसरा अनावेशित पदार्थ रख दें, तो वो अनावेशित पदार्थ इस अधिक चार्ज वाले पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे या जो ऋण आवेश होंगे, वे उस अनावेशित पदार्थ पर चले जाएंगे और वो पदार्थ भी आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ चालन द्वारा अनावेशित पदार्थ भी आवेशित हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया अगर कोई बॉडी प्लस चार्ज से चार्ज है, उस पर धन चार्ज की अधिकता है, और उसके समीप अगर हम कोई अनावेशित पदार्थ रख देते हैं सटा करके, ऐसे स्पर्श करा करके, तो इस पर भी प्लस चार्ज आ जाएंगे। इस प्रकार एक अनावेशित पदार्थ चालन की विधि द्वारा आवेशित हो जाता है। तो ये था आवेशन की चालन विधि, जिसमें हम किसी अनावेशित पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है आवेशन की चार्जिंग का दूसरा मेथड है इंडक्शन मेथड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इंडक्शन की ढेर सारी विधियां हमको इस क्लास में पढ़ना है। इंडक्शन सबसे पहले आप समझ लो होता क्या है। तो इंडक्शन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कांटेक्ट में आए बिना ही पदार्थ आवेशित हो जाता है। उसका कुछ चित्र आपको दिखाया गया है। ये दो बॉडी हैं, ए और बी, दोनों चार्जलेस है, इन पर कोई आवेश नहीं है। ये आवेशहीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर इनके समीप हम कोई ऐसा छड़ ले जाएं जो प्लस चार्ज से चार्ज हो, धन आवेश से आवेशित हो, तो ये दोनों बॉडी जो जिन पर कोई चार्ज नहीं था, उनमें जो बॉडी इस रॉड के समीप होता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और जो बॉडी उससे दूर होता है उस पर धन आवेश आ जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने शुरू में देखा कि उसमें बताया गया था विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो रॉड हमने ले रखा है वो रॉड है धन आवेश। ये जो एक पदार्थ है, हमको पता है कि धन और ऋण कणों से मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है। तो जो नियम है सजातीय आवेशों का प्रतिकर्षण करना और विजातीय आवेशों का आकर्षण करना, उसके अकॉर्डिंग ये जो प्लस चार्ज से चार्ज है, धन आवेश से आवेशित है, ये धन आवेश इनके ऋण आवेश को अपने तरफ खींच लेता है और इनके धन आवेश को
दूर भेज देता है। तो जो समीप का कण है वो ऋण आवेशित हो जाएगा और जो दूर का पदार्थ है, जो दूर की बॉडी है, वो धन आवेशित हो जाती है। अर्थात जो प्लस प्लस है वो रिपल्स कर जाते हैं और जो प्लस माइनस है वो अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। देखिए इस बॉडी के समीप इस रॉड को रखा गया है, तो इसके आवेशों को इसने खींच लिया है, प्रेरण के माध्यम से यहाँ पर आवेशन की क्रिया हुई है। ये जो दिख रहा है आपको, यही दोनों बॉडी है। आप देख रहे हैं ऋण चार्ज एक पास हो गया है पहले पर और दूसरे पर धन चार्ज हो गया है। ऐसा नहीं है कि इसके सभी ऋण, इस पे धन नहीं है, धन है पर इससे दूर है, दिखाया नहीं गया है। अब देखिए अगर इन दोनों बॉडी को अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो जो चार्ज ये है पूरा ऋण आवेश इस पर वितरित हो जाएगा। मतलब जो आपको कम जगह में दिख रहा है ऋण आवेश, वो पूरे बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और प्लस चार्ज भी सेम वे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये है आवेशन की इंडक्शन मेथड यानी प्रेरण विधि, जिसके माध्यम से हम पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। द थर्ड एंड लास्ट वन इज फ्रिक्शन मेथड। शुरू में ही आपको बताया गया था कि जो आवेशन की क्रिया है, पदार्थ पर जो चार्ज की उत्पत्ति का कारण बताया गया, वो सबसे पहला था रबिंग, घर्षण करना। घर्षण के माध्यम से ही शुरुआती दौर में आवेश का उत्पन्न होना बताया गया था कि जब हम किसी पदार्थ को घर्षण मतलब रगड़ते हैं तो उस पदार्थ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये जिस अलग अलग पदार्थ का अलग अलग स्पेशल कोड होता है। तो यहाँ पर ये घर्षण की विधि जो कि प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है, वो आपकी थर्ड मेथड है। तो इन तीन विधियों द्वारा हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुसार आवेश कैसे घटता बढ़ता है, इसको हम जानेंगे। आपको बताया गया होगा, आप जानते भी हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। सेम वे में अगर हम उसको कैरी करें, दो इलेक्ट्रॉन पर अगर हम आवेश निकालना चाहें तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2 × E लिख सकते हैं। हमें पता है कि E मोल आवेश है, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। तो यहाँ पर अब इसी तरह से हम 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, 3E हो जाएगा। अगर हम ऐसे संख्या बढ़ाते जाएं तो हम देख रहे हैं कि संख्या इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, संख्या इसमें गुणा कर ले रहा है। सेम वे में अगर हम n इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालना चाहते हैं, n इलेक्ट्रॉन का आवेश, और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q या स्मॉल q से, तो हमें मिल जाएगा n × E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज। तो ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन और उसके आवेश में। अगर आपको बताना हो कि किसी पदार्थ पर इतने इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आवेश होगा, या इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कितना आवेश होगा, या इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कितना आवेश होगा, तो हम उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में गुणा कर देते हैं। उस पदार्थ पर हमें इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा पता चल जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम इसे बता सकते हैं, आप इसका नोट बना लेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये जानना चाहते हैं कि Cu++, हम जानना चाहते हैं कि इस पर कितने आवेश हैं, तो हम ये देखेंगे कि इस पर 2 धन आवेश है। तो 2 धन आवेश होने के कारण हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 2। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ लिख सकते हैं
1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। हम यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, साइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हम देखेंगे तो चार्ज ऑफ कॉपर इक्वल टू 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, इट मीन्स कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो यहाँ पर इतने आवेश की कमी हो जाएगी। सॉरी, ये जो होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो यहाँ पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक, जो दिख भी रहा है। अगर पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो आवेश धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है तो आवेश ऋणात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो आवेश धनात्मक होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऋण कणों की संख्या घट गई, तो आवेश की जो प्रकृति होगी वो धनात्मक होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो जो आवेश की प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये है एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं कि Cu2 प्लस में कितने आवेश होंगे। तो ये 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम आवेश होगा। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको दिख रहा है, कूलॉम्स लॉ। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कूलॉम्स लॉ जो है वो बताता क्या है। कूलॉम्स लॉ बताता क्या है? आवेश के गुण में हमने देखा कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। तो जो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं या आरोपित करते हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसी में इन्हीं बातों को बताया था कूलॉम ने, जिसको कूलॉम का नियम कहा जाता है। उसका स्टेटमेंट हम आगे जानेंगे, उसके पहले हम ये जान लें कि कूलॉम का नियम ये बताता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट आप ध्यान से सुने। कूलॉम, एक फिगर के माध्यम से हम इसको समझेंगे। हम मान लें कि दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु ए पर रखा गया है, दूसरा आवेश Q2 बिंदु बी पर, जिनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r डिस्टेंस को हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीच का जो डिस्टेंस है दूसरे से r दूरी पर किसी मीडियम या वैक्यूम में रखे गए हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा और किस बात पर डिपेंड करेगा, यही हमको जानना है। तो कूलॉम महोदय ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कुछ भी हो सकता है आवेशों की प्रकृति के आधार पर। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों नियमों को जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है F proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। यहाँ जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको यहाँ पर हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक कांस्टेंट। इस नियतांक का जो मान होता है वो एम्पियर्स पर है। इन मानों को निकालने पर K की जो वैल्यू मिलती है K वो 1 बाई, इसको हम 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। इसके का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसके जो K है वो एक प्रकार का स्थिरांक है,
इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। इसका एक संकेत दिया गया है जिसको हम 1/4πε0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/4πε0 या ε0 भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसे अगर हम यहाँ पर पुट करें तो ओवरऑल हमें कूलम्ब का नियम इस फॉर्म में निकल कर आएगा Q1 Q2 ओवर r²। ये कूलम्ब के नियम का फार्मूला है। तो ये तब का फार्मूला है जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो। अगर ये दोनों आवेश किसी माध्यम में स्थित हो तो उस माध्यम का परावर्तकांक प्रयोग किया जाता है। तो उस केस में मान लिया जाए कि अगर ये दोनों आवेश के परावर्तकांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, कि ये वाला के है रिप्रेजेंटेशन है के परावर्तकांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, तो बीच में लगने वाला जो बल होगा यहाँ m फॉर मीडियम से है Fm = 1/4πε0 K × Q1 Q2 ओवर r²। ये माध्यम में हो जाएगा। किसी माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाले बल का ये फार्मूला होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो माध्यम है ये कि उस माध्यम का परावैद्युतांक है। इस परावैद्युतांक का मान निर्वात और वायु के लिए 1 होता है, बाकी सभी परावैद्युतांकों के लिए k की वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है। तो अगर 1 से ग्रेटर होगा तो यहाँ पर k की जो वैल्यू होती है वो निर्वात और वायु को छोड़कर k से ग्रेटर होता है। तो जो Fm की वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगा F से। इट मीन्स कि अगर हम आवेशों के बीच कोई माध्यम पुट कर दें या आवेशों को किसी माध्यम में रख दें तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो कुछ कम हो जाता है। तो ये है कूलम्ब्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ε0, इसको हम निर्वात ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कह सकते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ε0 का जो मान होता है वो 8.854 × 10⁻⁻12। ε0 की वैल्यू होती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इस ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12, पर अपनी सुविधा के लिए 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ही यूज किया जाता है। तो ये है ε0 की वैल्यू। अब हम ε0 की डायमेंशन यूनिट आपको मिल गया है, इसका हम डायमेंशन निकालेंगे।